नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच इस समय तनातनी चल रही है। जस्टिस संजीव खन्ना रिटायर हो चुके हैं, नए जस्टिस वी.आर. गवई आए हैं, जिनको लेकर के आप लोगों ने देखा किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अधिकारियों ने महाराष्ट्र में प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया, उस पर उन्होंने नाराजगी जताई। वहीं पर चंद्रचूड़ जी को आपने देखा, जो जस्टिस थे, चीफ जस्टिस थे, उनको इनाम भी मिल गया है सरकार की तरफ से, उनको प्रोफेसर का पद भी मिल चुका है। वहीं पर दोस्तों वक्फ बोर्ड बिल पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वक्फ बोर्ड बिल को लेकर आई है, और इससे कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि मुसलमानों को फायदा होगा। हालांकि मुसलमान यह मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि उनको फायदा होगा। इस मामले को लेकर के राज्यसभा सांसद वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने 15 सवाल दागे हैं सुप्रीम कोर्ट से, और उन 15 सवालों को लेकर आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय को वक्फ बोर्ड बिल के बारे में बताइएगा। हमारी राय यही है कि जो वर्तमान की सरकार है, मुस्लिमों के मामलों में हस्तक्षेप करने से इस सरकार को वोट के तौर पर फायदा होता है। इसीलिए तमाम ऐसे मामले उठाए जाते हैं, तमाम ऐसे बिल लाए जाते हैं, ऐसे मसले उठाए जाते हैं। बाद में अगर आप चेक करेंगे तो ज़्यादा कुछ उससे निकलता तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे देश में अपने भक्तों को खुश करने के लिए कोई ना कोई ड्रामा चलता रहता है। दोस्तों जो बिल आया है, मैं आपको बताना चाहूँगा, इस पर सुनवाई कर रहे थे जस्टिस वी.आर. गवई, जो नए जस्टिस बने हैं और ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। सबसे पहले 15 सवालों से पहले हम यहाँ पर देखेंगे वक्फ बोर्ड बिल क्या है, मतलब क्या वक्फ संशोधन कानून क्या है। यहां पर देखिएगा, 1950 के दशक में वक्फ संपत्तियों की देखरेख के लिए कानूनी तौर पर एक संस्था बनाने की जरूरत महसूस हुई थी। मतलब कि जो वक्फ की संपत्तियां हैं उनकी देखरेख करने के लिए एक संस्था बनाने की जरूरत महसूस हुई थी। इसके लिए 1954 में वक्फ एक्ट के नाम से कानून बनाकर सेंट्रल वक्फ काउंसिलिंग का प्रावधान किया गया। एक साल बाद यानी कि 1955 में इस कानून में बदलाव करके हर राज्य में वक्फ बोर्ड बनाए जाने की शुरुआत हुई। इस वक्त देश भर में करीब 32 वक्फ बोर्ड हैं। ये वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन और रखरखाव करते हैं। बिहार समेत कई प्रदेशों में शिया और सुन्नी मुस्लिमों के लिए वक्फ बोर्ड अलग अलग है। 1964 में पहली बार सेंट्रल वक्फ काउंसिल का गठन हुआ। 1954 के इसी कानून में बदलाव करने के लिए केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन बिल लेकर आई, जो अब कानून बन गया है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बहुत सारे फैसले भी दिए हैं। दोस्तों कपिल सिब्बल हैं, जो राज्यसभा के सांसद हैं, समाजवादी पार्टी ने इनको राज्यसभा भेजा था, और वक्फ कानून को लेकर के लगातार दलीलें पेश कर रहे हैं। जिन दलीलों को लेकर के हम बात करने वाले हैं, उनमें से बहुत सारी दलीलें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं इस कानून को खत्म करवाने के लिए है, और अगर यह कानून खत्म होता है तो कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष को राहत की सांस मिलेगी। दोस्तों मंदिर की तरह मस्जिद में 3 करोड़ के चंदे नहीं आते, यानी कि कपिल सिब्बल जी ने कहा कि मंदिर की तरह मस्जिद में 3 करोड़ चंदे नहीं आते। और इन्होंने क्या क्या कहा आप देखिएगा। इन्होंने पहला जो सवाल दागा है दोस्तों, पहली जो दलील दी है, वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने विरोध करते हुए कहा, हम तो सभी मुद्दों पर दलील रखेंगे, मंदिर की तरह मस्जिदों में 2000 से 3000 करोड़ के चंदे नहीं आते हैं। ये बहुत बड़ी दलील है। वहीं पर दोस्तों सिब्बल ने कहा दूसरी दलील, पिछले अधिनियम में पंजीकरण की आवश्यकता थी, और क्योंकि आपने पंजीकरण नहीं कराया, इससे वक्फ नहीं माना जाएगा। कई 100, 200, 500 साल पहले बनाए गए थे। दोस्तों पिछले अधिनियम में पंजीकरण की आवश्यकता थी, और
क्योंकि आपने पंजीकरण नहीं कराया, इसे वक्फ नहीं माना जाएगा। कई 100, 200 और 500 साल पहले बनाए गए थे। ये दूसरी दलील थी। वहीं पर सिब्बल ने पूछा, जब सीजीआई से पूछा कि पंजीकरण की आवश्यकता है, तो इस पर सिब्बल ने कहा कि यह था, लेकिन पंजीकरण ना कराने पर कोई परिणाम भी नहीं आया। मतलब कि सीजीआई ने पूछा कि क्या पंजीकरण की आवश्यकता है, इस पर सिब्बल ने कहा कि यह था, लेकिन पंजीकरण ना कराने पर कोई परिणाम नहीं आया था। सीजीआई ने कहा, हम इसे रिकॉर्ड पर ले रहे हैं। 2013 के दौरान वक्फ वाई यूजर के लिए पंजीकरण आवश्यक नहीं था, क्या यह स्वीकार्य था? सिब्बल ने कहा, हां, यह स्थगित प्रथा है। वक्फ वाई यूजर को पंजीकृत करने के लिए आवश्यकता नहीं है। तो समझिएगा, पांचवी दलील इन्होंने क्या कहा। कपिल सिब्बल ने कहा कि 1954 के बाद वक्फ कानून में जितने भी संशोधन हुए, उसमें वक्फ प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य था। अदालत ने पूछा, क्या वक्फ वाई यूजर में भी पंजीकरण अनिवार्य था? तो सिब्बल ने हां में जवाब दिया। अदालत ने कहा, तो आप कह रहे हैं 1954 से पहले उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ का पंजीकरण आवश्यक नहीं था, तो 1954 के बाद यह आवश्यक हो गया। ये इनकी पांचवी दलील थी। छठी दलील क्या है? वक्फ वाई यूजर को लेकर सिब्बल ने कहा, मंदिरों में चढ़ावा आता है लेकिन मस्जिदों में नहीं। यह वक्फ वाई यूजर है। बाबरी मस्जिद भी ऐसी ही थी। 1923 से लेकर 1954 तक अलग अलग प्रावधान हुए, लेकिन बुनियादी सिद्धांत यही रहे। वहीं पर दोस्तों, सातवीं दलील कपिल सिब्बल ने क्या दी? कपिल सिब्बल ने कहा, वक्फ को दान दी गई निजी संपत्तियों को केवल इसलिए छीना जा रहा है क्योंकि कोई विवाद है। इस कानून को वक्फ संपत्तियों पर कब्जा कराने के लिए डिजाइन किया गया है, यानी कि वक्फ संपत्ति सरकार इसको कब्जा कर ले, सरकार इसको ले ले, इसीलिए यह कानून डिजाइन किया गया है। सिब्बल ने आठवीं दलील में कहा, सिब्बल के तर्क पर अदालत ने कहा, दरगाहों में तो चढ़ावा होता है। इस पर सिब्बल ने कहा, मैं मस्जिदों की बात कर रहा हूं, दरगाह अलग है। अब आप समझिएगा, बिल्कुल। अगला नंबर, 9वां नंबर, सिब्बल ने कहा कि एक बार वक्फ हो गया तो हमेशा के लिए हो गया, सरकार उसमें आर्थिक मदद नहीं दे सकती और मस्जिदों में चढ़ावा नहीं होता, वक्फ संस्थाएं दान से चलती हैं। तो यहां बड़ी बड़ी दलीलें इन्होंने दी। 10वीं दलील में कपिल सिब्बल ने कहा, कलेक्टर जांच करेंगे, जांच की कोई समय सीमा नहीं है, जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक संपत्ति वक्फ की मानी ही नहीं जाएगी। तो कलेक्टर किसके पक्ष में जांच करेगा, ये भी एक प्रश्न उठता है। वहीं पर कपिल सिब्बल ने कहा, एक बार वक्फ हो गया तो हमेशा के लिए हो गया, सरकार उसे आर्थिक मदद नहीं दे सकती, मस्जिदों में चढ़ावा नहीं होता, वक्फ संस्थाएं दान से चलती हैं। दोस्तों, वहीं पर कपिल सिब्बल ने 10वीं दलील पेश की। कपिल सिब्बल ने कहा कि कलेक्टर जांच करेंगे, जांच की कोई समय सीमा नहीं है, जब तक जांच नहीं आएगी तब तक संपत्ति मानी ही नहीं जाएगी। ये तो मैंने पहले बता दिया। वहीं पर दोस्तों आगे देखिएगा, 11वीं दलील उन्होंने क्या किया? सीजीआई ने पूछा, इससे धर्म का पालन करने पर रोक लग जाती है। इसके जवाब में सिब्बल ने कहा, यह प्रावधान 25 का उल्लंघन है। संशोधन से वक्फ को सरकार ने अपने पास ले लिया। इसके बाद यदि कोई अनुसूचित जनजाति मुस्लिम वक्फ बनाना चाहता है तो ऐसी वक्फ नहीं है, ऐसी संपत्ति वक्फ नहीं है, तो यह सीधे तौर पर अधिग्रहण है और अनुच्छेद 25 के अंतर्गत अधिकार छीन लिया जाता है। यानी कि एक तरह से कपिल सिब्बल ने कहा, जो सरकार ने यह नियम लाया है, इसको एक तरह से जबरदस्ती अधिग्रहण करने के लिए लाया है। सिब्बल ने कहा, मैं सरकार को क्यों दिखाऊं कि मैं एक मुसलमान हूं, इसका फैसला कौन करेगा? मैं 5 साल क्यों इंतजार करूं? यह अनुच्छेद 14 और 25 और 26 का उल्लंघन है। वहीं पर दोस्तों सिब्बल ने यह कहा कि अब वक्फ वाई यूजर को हटा दिया गया, इसे कभी नहीं हटाया जा सकता, यह ईश्वर को समर्पित है, यह कभी खत्म नहीं हो सकता। यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि केवल वक्फ ही वाई यूजर बचेगा जो रजिस्टर है, यानी कि जो रजिस्टर है वही बचेगा, जो रजिस्टर नहीं है वो नहीं बचेगा।
तो इस पर कपिल सिब्बल ने 14वीं दलील दी। कपिल सिब्बल की दलीलें सुनने के बाद सीजीआई बीआर गवई ने कहा, खजुराहो में एक मंदिर पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, फिर भी लोग वहां जाकर पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। सिब्बल ने कहा, नया कानून कहता है कि अगर कोई संपत्ति ASI संरक्षित है तो वक्फ हो ही नहीं सकती। वो इसके बाद दोस्तों कपिल सिब्बल ने 15वीं दलील पेश की। कपिल सिब्बल ने कहा, एक अन्य प्रावधान लाया गया है जिसमें वक्फ करने वाले का नाम, पता, वक्फ का तरीका और वक्फ की तारीख मांगी गई है। लोगों के पास यह कैसे होगा? 200 साल पहले बनाए गए वक्फ मौजूद हैं और अगर यह नहीं देते हैं तो मुतवल्ली को 6 महीने के अंदर जेल जाना पड़ेगा। दोस्तों अगर कोई अपना डिटेल नहीं देता है तो उसको जेल जाना पड़ेगा। अब इन मुद्दों को लेकर दोस्तों, वक्फ को लेकर केंद्र सरकार ने इन 3 मुद्दों पर रोक लगाने की मांग की है। क्या मांग की है? कोर्ट द्वारा वक्फ घोषित संपत्तियों को सुनवाई के दौरान वक्फ की सूची से हटाया नहीं जाना चाहिए, चाहे वह वक्फ लिखित दस्तावेज से हो या लोगों के इस्तेमाल के आधार पर वक्फ बाय यूजर हो। संशोधित कानून में प्रावधान है कि जब कलेक्टर संपत्ति के सरकारी होने या नहीं होने की जांच कर रहा हो तब तक उसे वक्फ ना माना जाए। इस नियम को लागू ना किया जाए। वक्फ बोर्ड, सेंट्रल वक्फ काउंसिल के सभी सदस्य मुस्लिम ही होने चाहिए। केवल जो पद के कारण सदस्य बनते हैं वे अपवाद हो सकते हैं। मतलब कि रोक लगाने की मांग की है। वहीं पर वक्फ कानून में 3 कैटेगरी में कुल 14 बदलाव किए गए हैं। आर्टिकल 9 और आर्टिकल 14 में बदलाव कर 2 महिला मेंबर शामिल किया जाएगा इसने, और 2 गैर मुस्लिम को भी शामिल किया जाएगा। ये केंद्र सरकार कहती है बदलाव जो किया गया है, मतलब कि महिला भी शामिल होंगी और 2 गैर मुस्लिम मेंबर भी शामिल होंगे। सिया सुन्नी सहित पिछड़े वर्ग के मुस्लिम समुदाय भी इसमें मेंबर होंगे। बोहरा और अगखानी मुस्लिम समुदायों के लिए अलग वक्फ बोर्ड बनेगा। केंद्र सरकार सेंट्रल वक्फ काउंसिल के 3 सांसदों, 2 लोकसभा के 1 राज्यसभा को रख सकेगी। जरूरत नहीं है कि वे मुस्लिम हो, अब तक तीनों मुस्लिम होते थे। यानी कि सरकार ने ये बदलाव कर दिया, गैर मुस्लिम भी इसमें आ सकता है, महिला को इसमें डाला जा सकता है, सिया और सुन्नी के पिछड़े वर्ग के मुसलमानों को भी लाया जाएगा। बोहरा और अगखानी मुस्लिम समुदाय के लिए अलग वो बोर्ड बनेगा। लोकसभा के 2, राज्यसभा के 1 बनेंगे और जरूरी नहीं है कि जो सदस्य इसके होंगे वे मुस्लिम होंगे। ये सरकार ने बदलाव किए हैं। वहीं पर दोस्तों 3 बड़ी बातें क्या आई हैं? वक्फ बोर्ड पर केंद्र का जवाब जो आया हुआ है, वक्फ की संपत्ति स्थिति नहीं बदलेगी। कोर्ट से वक्फ घोषित संपत्ति डी नोटिफाई नहीं होगी, यह वक्फ बाय यूजर हो या वक्फ बाय डीड। मतलब कि वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। एक केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश की 3 बड़ी बातें हैं। अब नई नियुक्ति नहीं होगी। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट के भी सवाल आए थे यहाँ पर दोस्तों, क्या पहले पंजीकरण कराना अनिवार्य था या सिर्फ निर्देश था? क्या वह प्रॉपर्टी ASI के दायरे में आने से धर्म पालन का हक छिन जाता है? और खजुराहो में ASI संरक्षित मंदिर में पूजा अर्चना होती है। क्या ASI की संपत्ति में प्रार्थना नहीं हो सकती? स्पष्ट मामला ना होने पर कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। बोर्ड में गैर मुस्लिम का बहुमत कैसे हो जाएगा? कहां लिखा गया है सांसद गैर मुस्लिम होगा? ये पूछा गया था। तो दलीलें जो याचिकाकर्ताओं ने दी हैं, अलग अलग याचिकाकर्ताओं ने, तो 2025 के संशोधन को वक्फ पर कब्जा करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये दलील दी गई जो गैर न्यायिक है। संशोधनों में एक बार वक्फ हमेशा वक्फ के सिद्धांत को निरस्त कर दिया गया है और रजिस्ट्रेशन न होने से वक्फ की वैधता पर कोई असर नहीं होता, केवल जुर्माना लगता है। और संशोधन के बाद अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो वक्फ की मान्यता नहीं मिलेगी। कानून के जांच के लिए कोई प्रक्रिया डेडलाइन तय नहीं है। जमीन के एक टुकड़े पर भी विवाद होने पर पूरी संपत्ति का दर्जा छिन जाएगा। दरगाह और मस्जिद अलग होते हैं। और इन 5 शर्तों के माध्यम से दोस्तों सरकार की दलीलें क्या हैं?
सरकार कहती है वह अपने स्वभाव से ही धर्मनिरपेक्ष अवधारणा है, संवैधानिकता के अनुमान को देखते हुए इसे रोका नहीं जा सकता। 2013 के संशोधन के बाद वह संपत्तियों में 1600% की बढ़ोतरी हुई है। संसद द्वारा पारित कानून को आमतौर पर रोका नहीं जा सकता है। तो ये जो दलीलें दी गई हैं, अब कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड को लेकर के ये चर्चा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट वक्फ बोर्ड को रद्द कर देगा। मुस्लिम समुदाय की मांग है वक्फ बोर्ड बिल रद्द किया जाए। इन सब मामलों को लेकर आपको क्या लगता है, नए चीफ जस्टिस कोई बड़ा फैसला लेंगे? कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।